कहते हैं जैसा माहौल होता है बंदा वैसा ही बन जाता है। लेकिन मैं एक घर में रहते हुए भी अपने दूसरे बहन भाइयों से अलग थी। मुझे वो सब कुछ कभी अच्छा नहीं लगा जिसे वो सब पसंद करते थे। मैं सबसे बड़ी थी, उन्हें इस हरकत से रोक सकती थी। लेकिन इस घर में एक बड़ी और भी थी और वो थी मेरी माँ। जब उन्हें कोई एतराज नहीं था तो मैं किसी को कैसे रोक सकती थी। उन्हें ना सिर्फ ये कि कोई एतराज नहीं था बल्कि मेरी दूसरी बहनों को उनका सपोर्ट भी हासिल था। मैं अगर कभी मुंह भी बनाती तो वो मेरा मुंह तोड़ने पर आमादा हो जाती थी। दोनों भाई अभी छोटे थे लेकिन हम तीनों बहनें जवानी की सीमा में कदम रख चुके थे। माँ को सैर सपाटा और महफिलों का बहुत शौक था। वो चाहती थी हमारे घर में हर वक्त लोग जमा रहे और हंसी मजाक होता रहे। ऐसे लोग बहुत से होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। मोहल्ले में और दूरदराज के रिश्तेदारों में ऐसे लड़के अक्सर होते हैं जो ऐसे घरों की तलाश में रहते हैं। हमारा घर ऐसे ही बेफिक्रों का अड्डा बन गया था। उनके जरिए बहुत से काम और खर्चे भी पूरे होते रहते थे। मुझे याद है जब तक अब्बा जिंदा थे ये लड़के आते भी थे तो दबे कदमों आते थे। उस वक्त हम छोटे भी थे इसलिए नजरबाजों की तादाद ज्यादा नहीं थी। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मी पर कोई पाबंदी नहीं रही। इधर ये हुआ कि हम बहनों पर भी शबाब आ गया। अम्मी को मालूम था कि अब ये लड़के उनके लिए नहीं हमारी खातिर आते हैं। लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। माएँ तो अपनी बच्चियों पर किसी की मैली नजर नहीं पड़ने देती। लेकिन अम्मी तो हमें उन लड़कों से हंसी मजाक करते हुए देखकर खुशी से फूले नहीं समाती थी। वो सब लड़के हमारे भाई बने हुए थे। लेकिन जाहिर है मुंह बोले भाई तो हाथी के दांतों की तरह होते हैं, खाने के और दिखाने के। और हमारे दो सगे भाई थे, बस बहुत थे। उनसे तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था और उन मुबोले भाइयों की खातिर होती थी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। लेकिन मेरी फितरत कुछ ऐसी थी कि किसी का कोई रंग मुझ पर चढ़ता ही नहीं था। अगर उस माहौल का कुछ असर मुझ पर हुआ था तो ये कि मैं भी हंसी मजाक में शामिल हो जाया करती थी। लेकिन वो भी एक हद में रहते हुए। कोई अगर हाथ फैलाने की कोशिश करता तो मैं गुस्से की भी ऐसी तेज थी कि उसकी 7 पुश्ते एक करके रख दिया करती थी। मुझे ये देखकर और गुस्सा आता था कि अम्मी मेरी तरफ से बात करने की बजाय उल्टा मुझ पर बरसने लगती थी। मुझे झगड़ालू लड़ाका और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाता था। उन्हें ये डर था कि मैं गुस्से में आकर इधर उधर बैठकर कहीं उनका कोई राज ना खोल दूं। इसलिए उनका सलूक मुझसे दिन बदिन बद से बदतर होता जा रहा था। हर बात मुझसे छुपा कर करती थी। अगर मैं कुछ जानने की कोशिश करती तो बस मेरी मुसीबत आ जाती। मुझसे छोटी बहन शीबा बड़ी दिल फेंक थी। जो लड़का घर में दाखिल होता उसका दोस्त बन जाता। अम्मी उसकी पूरी पूरी सपोर्ट करती। एक लड़का काशिफ हमारे घर आने वालों में था, रिश्तेदार था, इसलिए दूसरों के मुकाबले में उसे ज्यादा आजादी हासिल थी। जब चाहता चला आता और रुकना चाहता तो रुक जाता। वो शीबा से वाकई मोहब्बत करता था। शीबा खुद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। कम से कम मैं यही समझती थी, इसलिए काशिफ का आना मुझे बुरा नहीं लगता था। लेकिन ये जरूर बुरा लगता था कि वो बहुत दिन से अपनी पूरी तनख्वाह हमारे घर पर खर्च कर रहा था। मेरी अम्मी लालची तबीयत की थी, शायद इसीलिए वो दूसरों के मुकाबले में उससे बहुत ज्यादा खुश थी। मेरा कहना ये था कि प्यार का मतलब ये तो नहीं कि किसी को दोनों हाथों से लूटा जाए। लेकिन इस घर में मेरी कौन सुनता। मैं जब भी अम्मी से ये बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे मेरी पारसाई और पाकीज़गी के ताने देने लगती। मुझे ये सुनने को मिलता कि तुम तो इस काबिल हो नहीं कि कोई 2 पैसे तुम पर खर्च करे, और अगर मेरी बेटी पर कोई 4 पैसे खर्च कर देता है तो तुम्हें जलन क्यों होती है। तुम इस लायक तो बन जाओ कि कोई तुम पर भी 2 पैसे खर्च करे। उन्हीं दिनों एक नए लड़के का हमारे घर आना जाना शुरू हुआ। उस लड़के का नाम मकसूद था। लड़का क्या था, आफत था। खूबसूरत था और बातें भी खूबसूरत करता था। बातें करने बैठ जाता तो घंटों किसी को अपने पास से उठने नहीं देता। सच्ची बात तो ये है कि पहली नजर में वो मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन मेरी पसंद सिर्फ हंसी मजाक तक थी। जबकि शीबा उस पर फिदा हो गई। मुझे ताजुब भी हुआ और गुस्सा भी आया। वो तो काशिफ के लिए आहें भरती थी। एक दिल में दो मोहब्बत कैसे समा गई। मैं अगर कुछ आगे बढ़ी भी तो पीछे हट गई। मुझे वो लड़का निहायत काया और अय्यार मालूम हुआ। वो किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं था। शीबा थी के मकड़ी के जाल में मक्खी की तरह फंसती जा रही थी। काशिफ से उसकी ये बेवफाई छुपी नहीं रह सकती थी। मकसूद तो हर वक्त घर ही में रहता था।
काशिफ जब भी आता मकसूद को घर में देखता। मिलने वाले और भी आते थे, लेकिन शीबा उसमें जिस तरह दिलचस्पी ले रही थी वो किसी से पोशीदा नहीं रह सकती थी। अब शीबा ऐसी बेखौफ हो गई थी कि काशिफ की मौजूदगी में मकसूद के साथ अकेले कमरे में बैठी बातें करती रहती। काशिफ को जाहिर है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता था। आखिर एक दिन उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने अम्मी से पूछ लिया, ये लड़का यहाँ क्यों आता है? अम्मी ने कहा, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम बदमाश हैं, और हमारे घर जो आता है वो बदमाश होता है। काशिफ ने कहा, मुझे इसका आना पसंद नहीं है। अम्मी ने कहा, तो अब हम तुम्हारी पसंद नापसंद पर चलेंगे। अंदर कमरे में बैठी शीबा ये सब सुन रही थी। उसने अंदर कमरे से चिल्ला कर कहा, अम्मी इससे कह दो कि मकसूद के मामले में ना बोला करे। उसे आना है तो आए, नहीं आता ना आए, मकसूद तो आएगा। काशिफ ने भी चिल्ला कर कहा, अब मैं इतना बुरा हो गया कि सामने आकर बात करना भी गवारा नहीं। अगर आंख मिलाने की हिम्मत है तो बाहर आकर बात कर। उस वक्त कमरे में मकसूद भी बैठा हुआ था, इसलिए शीबा कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जब काशिफ ने ललकारा तो वो भी बाहर आ गई। आते साथ उसने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है कि आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होगी? अब कहो क्या शिकायत है? काशिफ ने कहा, तुम मेरी हो, मेरे होते हुए मकसूद यहाँ क्यों आता है? तुम मेरे साथ ड्रामा कर रही थी। जिस वक्त मैं तुम पर पैसे निछावर कर रहा था उस वक्त तो तुमने ये नहीं कहा। फिल्में देखने मेरे साथ तुम गई, रात रात भर बैठकर बातें तुमने की। ये सब ड्रामा नहीं तो और क्या था? शीबा ने चिल्लाकर कहा, अब एक शब्द भी जबान से निकाला तो मकसूद ही से जूते लगवाऊंगी। शीबा बदतमीजी पर उतर आई थी। तुम हमारे रिश्तेदार थे इसलिए लिफ्ट करवा दी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुमने मुझे खरीद लिया है। काशिफ ने कहा, मैं तो चलो रिश्तेदार था, और वो कौन है जो अंदर बैठा हुआ है? अम्मी ने कहा, काशिफ अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। काशिफ ने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझ चुका हूँ, और वो जो अंदर बैठा है वो भी सुन ले। जब उससे दिल भर जाएगा तो वो भी इसी तरह निकाला जाएगा। अब उसने डायरेक्ट मकसूद की बात की थी, इसलिए मकसूद भी कमरे से निकल आया और आते ही कहा, मिस्टर तुम अपनी बात करो, मेरा नाम बीच में आया तो मुंह तोड़ दूंगा। मुझे काशिफ की हालत पर रहम आ रहा था। पहले तो घर वालों ने उसे जलील किया, अब गैर आदमी से उसे जलील कराया जा रहा था। कोई तो हो जो उसकी तरफदारी करे। शीबा से तो कुछ कहना ही बेकार था। दूसरी बहनें भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मुझे तो गुस्सा मकसूद पर था, जो पहले भी मुझे एक आंख नहीं भाता था। इस वक्त मौका आया तो मैंने उसके लत्ते ले लिए। मुझसे अब रहा ना गया और मैंने मकसूद को चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन होते हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? आते हो तो शराफत से आओ और चले जाओ। पहली बात तो आने की जरूरत ही नहीं है। तुम काशिफ को हाथ लगा कर तो देखो, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मेरा ये कहना बहुत बड़ा गजब हो गया। अम्मी और शीबा मेरा मुंह नोचने पर तैयार हो गई। मी ने कहा, तू कौन होती है मकसूद को यहाँ आने से मना करने वाली? मैंने कहा, ये हमारा घर है, आपको कुछ सोचना चाहिए कि इस घर में आपकी जवान बेटियां रहती है। लोग ये नहीं देखते कि आप क्या कर रही है। लोग तो ये देखते हैं कि इस घर में लड़के भरे रहते हैं। मेरी माँ तो मेरी इस दलील से लाजवाब हो गई थी, लेकिन शीबा के तो तन बदन में जैसे आग लग गई। उसने कहा, बड़ी तरफदारी हो रही है काशिफ की। मैंने कहा, इतनी शराफत अगर तुम में नहीं है तो क्या मैं भी तरफदारी ना करूं? बरसों से तुम बेवकूफ बना रही हो काशिफ को, और अब जलील कर रही हो। पूरी की पूरी तनख्वाह लाकर हाथ में रखता था उस वक्त ये अच्छा था। शीबा ने उल्टा मुझ पर इल्जाम थोप दिया, तुम्हें काशिफ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा? और क्यों नजर नहीं आ रहा ये भी हमें मालूम है। तुमने ये सुन लिया कि अब वो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। आता वो तुम्हारे पास था और नाम हमारा बदनाम हो रहा था। उसने इतनी आसानी से मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं उसका मुंह देखती रह गई। इस बात से दूसरी बहनें भी मेरी तरफ देखकर ऐसे हंसने लगी कि मेरे होश उड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ने काशिफ से कहा, जाओ काशिफ साहब आपकी तरफदार आंसू बहा रही है, उसको चुप कराओ। अम्मी ने जलती पर तेल छिड़का। मुझे जिसकी हिमायत दरकार थी, जब वो ही मेरे खिलाफ हो गई तो मुझे किसी की परवाह नहीं। काशिफ ने कहा, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन ये बताए देता हूँ कि अब इस घर में कोई शादी नहीं होगी, सिर्फ लड़के आएंगे। वो जाते जाते ऐसी धमकी दे गया था कि किसी पर असर हुआ हो या ना हुआ हो। मैं ये सोचने लगी थी कि उसने इस धमकी पर अमल कर लिया तो हम बहनों का क्या होगा।
मैं तो ये सोच रही थी, लेकिन घर वालों का हाल ये था कि उनके रास्ते का कांटा दूर हो गया था। अब तो मकसूद इस तरह घर में आता था जैसे ये उसके बाप का घर हो, सब मिलकर उसके इस तरह नखरे उठा रहे थे जैसे वो चला गया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मेरी सुनिए, एक सच्ची बात पर मैं लड़ तो ली थी, लेकिन अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पूरे घर ने मेरा बायकॉट कर दिया था। दिन भर उनके ताने सुनती थी और घंटों घुटनों में सर देकर रोती थी। मकसूद तो और भी शेर बन गया था। मेरे सामने ही शीबा से ऐसे ऐसे मजाक करता था कि मैं कटकर रह जाती। बहुत सोचने के बाद मैंने यही फैसला किया कि कहीं नौकरी कर लूं, दिल भी बहलेगा और कुछ पैसे भी हाथ में आएंगे। कुछ कमाने लगूं तो शायद इस घर में मेरी कुछ इज्जत हो जाए। ख्याल तो ठीक था, लेकिन सवाल ये था कि नौकरी मिले कैसे, होने वाली बात थी, इसलिए इसका इंतजाम भी हो गया। मेरी एक सहेली थी शमीम। जब कभी दिल घबराता था या अम्मी से लड़ाई होती थी, मैं उसके घर जाकर बैठ जाती थी। उसकी अम्मी मेरे हालात से वाकिफ थी, इसलिए बड़ी अच्छी से पेश आती थी। मैं उनसे अपने दिल का हाल कहकर दिल हल्का कर लिया करती थी। उनकी बातें मुझे बड़ा हौसला देती थी। मैंने उन पर अपना इरादा जाहिर किया। उसकी अम्मी ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। तुम्हारी माँ जिस किस्म की औरत है, 2 पैसे उसके हाथ में रखोगी तो खुश हो जाएगी। तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, कम से कम दिन भर के लिए तो उस जहन्नम से दूर रहोगी। मैं आज ही शमीम के अब्बू से बात करूंगी तेरी नौकरी के बारे में। मैंने कहा, खाला मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खाला ने कहा, पागल हो गई है क्या, इसमें एहसान की कौन सी बात है। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, तेरी माँ तो पागल है जो इतनी अच्छी बेटी की कदर नहीं करती। तू फिक्र मत कर, मैं आज ही बात करूंगी। उनकी बातों ने मुझे तरोताजा कर दिया। मैं घर तो चली आई, लेकिन अभी इंतजार था कि देखो शमीम के अब्बू क्या कहते हैं। मैं उसी दिन शाम को शमीम के घर पहुंच गई। मेरे पहुंचते ही खालू ने कहा, बात यह है कि मेरा ताल्लुक टेलीफोन के महकमे से है, वहीं कोई बंदोबस्त हो सकता है। ऑपरेटर लड़कियों की जरूरत तो रहती है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनाम है। ऑपरेटर लड़कियों को लोग अच्छा नहीं समझते। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे माहौल में नौकरी करो। खाला ने कहा, आप नौकरी का इंतजाम कर दो, ये अच्छी लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जब दूसरी नौकरी मिल जाएगी तो वो ये नौकरी छोड़ देगी। उनकी कोशिशों से मुझे ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। मेरी तवक्को के मुताबिक जब अम्मी ने सुना कि मुझे नौकरी मिल गई है तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उन्हें 2 खुशियां एक साथ मिल गई थी। एक तो ये कि मैं दिन भर घर से बाहर रहूंगी और दूसरी ये कि घर की आमदनी में इजाफा होगा। मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली थी और अब मैं बाकायदा ड्यूटी पर थी। 3 महीने ये जानने के लिए काफी थे कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए वाकई अच्छा नहीं है। मेरे पहुंचते ही भूखी आंखें मेरे पीछे लग गई। अफसरान किसी न किसी बहाने अपने कमरों में बुलाते थे। मैं एक मामूली सी ऑपरेटर थी, लेकिन जब बड़े बड़े अफसर मुझे चाय की दावत देते थे तो मुझे उनकी मानसिकता पर हंसी आती थी। मुझे अपनी नौकरी प्यारी थी, इसलिए बहाने बहाने से उन्हें टालती रहती थी, लेकिन सोचती जरूर थी कि ऐसा कब तक चलेगा। लड़कियां अलग वर्गलाती रहती थी। उनका ख्याल था कि मुझे उन अफसरों को खुश रखना चाहिए। मैं इंसान ही तो थी और फिर मुझे अपनी नौकरी भी प्यारी थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि अगर यही जिंदगी गुजारनी थी तो मेरा घर क्या बुरा था। धीरे धीरे मेरी बददिमागी ने मेरे पांव जमा दिए। अफसरों को मैंने ऐसी खरी खरी सुनाई के साथियों की हिम्मतें जवाब दे गई। सब ने ये सोचकर मेरा पीछा छोड़ दिया कि अभी नई नई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। मेरी हंसी मजाक की हद तक सबसे दोस्ती थी। लड़कियां तो मेरी दीवानी थी, खास तौर पर एक लड़की सीमा तो मुझ पर जान देने को तैयार रहती थी। उसकी मुझसे दोस्ती जरूर थी, लेकिन वो खुद इस दफ्तर के रंग में रंगी हुई थी। उसके बारे में कई कहानी मशहूर थी। वो आती एक के साथ थी तो जाती दूसरे के साथ थी। मुझसे उसकी दोस्ती की वजह ये थी कि उसने कभी मुझे अपने रास्ते पर चलने पर मजबूर नहीं किया। न सिर्फ ये कि मजबूर नहीं किया, बल्कि वो मेरी इज्जत करती थी। मैं एक दिन दफ्तर से घर पहुंची तो एक निहायत शानदार कार अपने दरवाजे के आगे खड़ी देखी। मैं हैरान थी कि हमारे रिश्तेदारों में किसी के पास ऐसी गाड़ी नहीं थी। फिर ये कौन आया है? अंदर गई तो हैरत और बढ़ गई। बहुत खूबसूरत मेहमान ड्राइंग रूम में विराजमान था। शक्ल से ही कोई रईस आदमी मालूम होता था। कनपट्टियों के बाल सफेद हो रहे थे, लेकिन सेहत जवानों वाली थी। अभी मेरी हैरत कम नहीं हुई थी कि अम्मी ने इतना मुस्कुरा कर मेरा स्वागत किया कि मैं उन्हें देखते रह गई।
बेटा नवाब साहब को सलाम करो। वो ना भी कहती तो मैं सलाम जरूर करती, लेकिन मैं ये सोच जरूर रही थी कि ये नवाब साहब कौन है। मैं उन्हें सलाम करती हुई ड्राइंग रूम से अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे अम्मी भी आ गई और मुझसे कहा, मुंह हाथ धोकर हुलिया दुरुस्त कर लो, फिर ड्राइंग रूम में आ जाना। मैंने जब अम्मी से उन आदमी के बारे में पूछा तो अम्मी ने बताया कि बहुत बड़े आदमी है, कई कोठियां हैं, पेट्रोल पंप है, तुम बाहर आकर बैठो तो मालूम पड़ेगा। इतना कहकर अम्मी बाहर चली गई। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं वहां जाकर बैठूं, लेकिन मैं उस आदमी की हकीकत जानना चाहती थी। मैंने मुंह हाथ धोया और हल्का सा मेकअप करके ड्राइंग रूम में चली गई। अम्मी ने मुझे देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा नवाब साहब, दफ्तर से अभी आई थी ना, इसलिए फ्रेश होने और यहाँ आने में देर हो गई। घर की मजबूरियों ने उसे नौकरी करने पर मजबूर कर दिया है। नवाब साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप चाहे तो ये मजबूरियां खत्म हो सकती है। अम्मी ने मुझे इशारा किया और मैंने चाय बनाकर नवाब साहब को पेश की। उन्होंने चाय का कप लेते हुए बड़ी बेहूदगी से मेरी उंगलियों को छुआ और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी उम्र हरगिज ऐसा मजाक करने की नहीं थी, लेकिन इस हरकत से ये फायदा जरूर हुआ कि वक्त से पहले मुझे मालूम हो गया कि वो किस इरादे से तशरीफ लाए हैं। अम्मी जिस तरह उनके आगे पीछे हो रही थी वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। नवाब साहब के जाने के बाद ये भी मालूम पड़ गया कि वो क्यों आए थे। वो अपनी बीवी की मौजूदगी के बावजूद दूसरी शादी करना चाहते थे, और वो भी अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से। वो तो खैर जो चाहते थे वो चाहते थे। कमाल तो मेरी माँ ने किया था कि वो मुझे उस शैतान के हवाले करने पर खुशी खुशी तैयार हो गई थी। अब मैं जब भी दफ्तर से घर आती नवाब साहब को घर में बैठा हुआ पाती। उनसे मेरी बेरुखी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। दिन भर दफ्तर में जान जलाने के बाद जब घर आती तो नवाब साहब की सूरत में मुसीबत मेरे सामने होती। मेरी बेरुखी रंग लाई और एक दिन आखिर वो फट पड़े। उनकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि उन्होंने अम्मी या मेरी बहनों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर मुझसे दो टोक बात कर डाली। तुम मेरे करीब बैठने से भी कतराती हो, जबकि मैं आता ही तुम्हारे लिए हूँ। मैंने कहा, मेरे कतराने से भी आप नहीं समझते कि आपके यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं आपसे नफरत करती हूँ। नवाब साहब ने कहा, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नाम कोठी लिख सकता हूँ और भी जो कुछ चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने कहा, ये कोठी आप मेरी अम्मी के नाम कर दीजिए, उन्हें बहुत शौक है कोठियों में रहने का। नवाब साहब ने कहा, मगर शादी तो मुझे तुमसे करनी है। मैंने कहा, नवाब साहब एक बात बताऊं, मैं आपको इस घर में आने से मना तो नहीं कर सकती, आप जाने और मेरी अम्मी जाने, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मेरे लिए मत आया करें। अम्मी मेरे गुस्से को जानती थी, इसलिए सिर्फ घूर कर रह गई। अलबत्ता नवाब साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। उनके जाने के बाद जितनी गालियां दे सकती थी अम्मी ने मुझे दी। मैं उन्हें बराबर समझाती रही कि वो बीवी बच्चों वाले हैं, मुझे आप कहाँ झोंक रही है, लेकिन उन पर पैसे का नशा ऐसा चढ़ा था कि कोई बात समझ में आती ही नहीं थी। मैं तो समझ रही थी कि नवाब साहब में इतनी गैरत जरूर होगी कि अब वो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे दिन मैं दफ्तर से आई तो वो फिर मौजूद थे। और वो मौजूद क्यों ना होते, अम्मी की उन्हें पूरी हिमायत हासिल थी। अम्मी उस सोने की चिड़िया को उड़ने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने मेरे सामने नवाब साहब को यकीन दिलाया था कि उनकी तमन्ना जरूर पूरी होगी। मेरी तरफ से उनके सामने ये भी शर्त रख दी थी कि अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे देंगे तो ये काम हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि वो इस पर तैयार हुए थे या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम हो गया था कि उनकी एक बीवी पहले से मौजूद है। सीमा मेरी राजदार थी, वही उस वक्त मेरे काम आ सकती थी। मैंने उसे हालात बताए, उसने वाकई काम कर दिखाया। उसने कोशिश करके नवाब साहब के घर का फोन नंबर मालूम कर लिया और उनकी बीवी से राब्ता भी कर लिया। उसने मेरे सामने फोन किया था। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि उसकी बीवी को सब कुछ पहले ही से मालूम था, लेकिन उसे सिर्फ ये मालूम था कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। ये यकीन नहीं था कि उसे तलाक दे देंगे। सीमा ने बड़े यकीन से उसकी बीवी को कहा कि वो तलाक देने पर तैयार हो गए हैं। ये कोई बीवी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसे तलाक हो। नवाब साहब की बीवी भी जितनी तैश में आसकती थी आई और उसने कसम खाकर कहा कि अब नवाब साहब दूसरी शादी करके देखें। नवाब साहब दूसरे दिन हमारे घर आए तो बहुत बुझे बुझे से थे। कुछ देर अम्मी से खुसर फुसर करते रहे और फिर चले गए। वो तो चले गए, लेकिन अम्मी ने कयामत उठा दी। मुझे उनकी गालियों की परवाह नहीं थी, मैं तो खुश थी कि मुसीबत तो टल गई।
उसके बाद नवाब साहब का पत्ता साफ हो गया। सीमा मुझसे बहुत फ्री हो गई थी। सीमा मुझसे बहुत फ्री हो गई थी, इतनी फ्री के अपने इश्क के किस्से मजे ले लेकर सुनाने लगी थी। उसे हैरत थी कि मैंने अभी तक किसी लड़के को पसंद नहीं किया था। कुछ दिनों से वो किसी सलीम नामी लड़के का बहुत जिक्र करने लगी थी, लेकिन अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो ये तारीफ सिर्फ मुझे सुलाने के लिए कर रही हो। उस लड़के से उसका कोई ताल्लुक जाहिर नहीं होता था। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खूबसूरत है, शरीफ इतना है कि आज तक उसका कोई स्कैंडल मशहूर नहीं हुआ, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता वगैरह वगैरह। एक दिन मैं कंप्यूटर पर बैठी किसी क्लाइंट की शिकायत दूर करने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर हो गई थी लेकिन फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, पलट कर देखा तो एक खूबसूरत लड़का मुझे अपने पीछे खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर आगे आया और जरा सी देर में फॉल्ट दूर कर दिया। उसके बाद किसी माहिर उस्ताद की तरह मुझे समझाया भी कि उसने ये फॉल्ट किस तरह पकड़ा और कैसे ठीक किया। मैं दिल ही दिल में उसकी शुक्रगुजार हुई थी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर थी, इसलिए उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। वो कुछ देर शायद इसी उम्मीद में खड़ा भी रहा, फिर मायूस होकर आगे बढ़ गया। इस तरह मेरी पहली मुलाकात सलीम से हो गई। उसके जाने के बाद सीमा पीछे से आई और मुझसे कहा, यही सलीम है जिसकी बातें मैं तुमसे किया करती थी। वो बहुत शरीफ आदमी है और तुम्हें पसंद करता है, लेकिन आज तक उसने तुमसे कुछ कहा नहीं। अगले दिन मैं अपने काम में मसरूफ थी कि वो फिर आ गया। मैंने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। उसने मुझसे पूछा, आपको मेरा आना बुरा लगा? मैंने कहा, कतई नहीं, आप भी मेरी तरह यहाँ मुलाजिम हैं, जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। बल्कि आपने तो कल मेरी मदद भी की थी, आपका आना मुझे क्यों ना पसंद होगा। मैं सोच रही थी कि वो दूसरे बहुत से लड़कों की तरह मुझे चाय की दावत देगा या फिर कहीं चलने के लिए कहेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खामोशी से उठा और चला गया। उसकी इस हरकत ने मुझे खुश करने की बजाय शर्मिंदा कर दिया। मैंने सोचा, मैं इतनी खराब हो गई हूँ कि उसे शुक्रिया के तौर पर एक चाय तक के लिए नहीं पूछा। मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही। वो या तो वाकई शरीफ है या फिर कामयाब अदाकार है। सीमा ने उसकी शराफत के जो किस्से सुनाए थे वो वाकई सच तो नहीं है। फिर मैंने ये भी सोचा कि वो जैसा भी है, मुझे उससे क्या, कभी कभी आ जाता है। अगर बात कर लेगा तो मेरा क्या जाएगा, ज्यादातर तो वो आउटडोर पर ही रहता है। दूसरे दिन सीमा मुझे घसीट कर कैंटीन में ले गई। मैं अपना खाना घर से लाती थी, इसलिए कैंटीन में कम ही जाती थी। उस दिन खाना नहीं लाई थी, इसलिए मैं भी सीमा के साथ चली गई। हमने खाने का ऑर्डर दिया ही था कि सलीम भी आ गया। सीमा ने उसे अपने टेबल पर बुला लिया। मुझे यूं लगा जैसे ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया था, जैसे एक मंसूबे के तहत सीमा मुझे लाई थी। बहरहाल ये कोई ऐसी बात भी नहीं थी, इसलिए मैंने बुरा भी नहीं माना। खाने के दौरान में मुझे सलीम की बातें सुनने का मौका मिला। वो बहुत अच्छी बात करता था। अच्छी बातें हमेशा से मेरी कमजोरी रही है। उसकी बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। हम जब वहाँ से उठे तो मैं सलीम के बारे में एक अच्छी राय कायम कर चुकी थी। अब मेरी नरमी ने सलीम को इतनी हिम्मत दे दी थी कि वो दिन में एकाध मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पास आने लगा था। लेकिन अभी तक ना तो उसने कोई गिरी हुई बात की थी और ना ही दफ्तर से बाहर कहीं चलने की जिद की थी। हालांकि अब मुझे उस पर भरोसा हो गया था कि अगर वो ऐसी कोई बात करता तो मुझे हरगिज कोई एतराज ना होता। उन्हीं दिनों दफ्तर की तरफ से पिकनिक का प्रोग्राम बना। दफ्तर की सभी लड़कियां जा रही थी, इसलिए घरवालों से इजाजत लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। लड़के लड़कियां सब एक साथ गए थे, सब लोग दफ्तर ही के थे, लेकिन इस एहसास ने सभी को एकदम फ्री कर दिया था कि हम पिकनिक पर आए हुए हैं। सब लोग मजे ले रहे थे। हर लड़की के साथ एक ना एक लड़का जुड़ा हुआ था। आज सीमा को भी फुर्सत नहीं थी, बहुत देर से न जाने कहाँ गायब थी। सलीम हमारे साथ नहीं आया था, वो होता तो शायद उससे बातचीत में दिल बहल जाता। मैं एक तरफ पत्थर पर खामोश बैठी थी कि स्कूटर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने आवाज पर पलटकर देखा तो सलीम अपने स्कूटर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके आने से मुझे बड़ा अच्छा मालूम हुआ। सलीम ने मुझसे पूछा, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? मैंने कहा, अकेली ना बैठूं तो क्या करूं, सब लोग समंदर में नहाने में लगे हुए हैं और मुझे पानी से डर लगता है। वो मेरे पास आकर बैठ गया और हम लोग बात करने लगे। ये गोया हमारी मोहब्बत का आगाज था।
आज हम दफ्तर के एक साथी के तौर पर नहीं मिल रहे थे, बल्कि दफ्तर से बाहर खुली फिजा में दो चाहने वाले पत्थरों पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। पिकनिक से वापस आकर जब मैं सोने के लिए लेटी तो सलीम की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। अजीब सा इंतजार था कि जल्दी सुबह हो और मैं दफ्तर जाऊं। दूसरे दिन वो दफ्तर में मुझे मिला तो ये एक और ही तरह की मुलाकात थी। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी थी और सोच रही थी कि यही वो आदमी है जो मुझे मेरे घर के अजाब से निजात दिला सकता है। सलीम ने मुझसे शादी करने का कहा और कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलने को तैयार हूँ। मैं दफ्तर से घर पहुंची तो मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। कोई और मौका होता तो मुझे रिश्ते का सुनकर वो खुशी जरूर होती जो हर लड़की को होती है, लेकिन अब तो सलीम मेरी जिंदगी में आ चुका था। मैंने इतना सा भी ध्यान नहीं दिया और नहाने के लिए चली गई। नहाकर निकली तो जैसे अम्मी मेरे इंतजार ही में बैठी थी, मुझसे कहा, इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करूं। मेरे बैठते ही अम्मी ने कहा, तुम्हारे लिए अमजद साहब ने रिश्ता भेजा है। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई। मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वो सामने होते तो मैं उनका मुंह नोच लेती। मैंने कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई? माँ ने कहा, इसमें हिम्मत की कौन सी बात है, क्या लड़कियों के रिश्ते नहीं आते? मैंने कहा, लड़कियों के लिए रिश्ते लड़कों के आते हैं, बूढ़ों के नहीं। और आपने ये रिश्ता उनके मुंह पर क्यों नहीं मार दिया? क्या आपको मालूम नहीं कि उनके 5 बच्चे और एक बीवी भी है, मेरे बाप की उम्र के हैं वो? माँ ने कहा, तुम्हारे लिए यही रिश्ता आ गया तो बहुत है। मैंने कहा, मेरे लिए नहीं, आपने इस घर का माहौल बना दिया है, इसमें यही रिश्ता आ गया तो बहुत है। हमें क्या खबर, तुम ही उनसे पढ़ने जाती थी, हमें क्या पता क्या गुल खिलाए हैं कि उनकी हिम्मत हो गई रिश्ता भेजने की। मैं गुस्से से पागल हो गई और कहा, आप कैसी माँ है, आपको अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, तुम तो कहीं भी शादी नहीं करोगी, हमारे मुंह पर कालिक मलकर कहीं निकल जाओगी। इतना कहकर माँ मेरे पास से चली गई। मैं जब मैट्रिक कर रही थी, अमजद साहब से ट्यूशन पढ़ने उनके घर जाती रही थी। हंसना मेरी फितरत में था, इसलिए उनसे भी हंस बोल लिया करती थी। बस ये था मेरा कसूर और उन्होंने अगर कोई ख्याल अपने दिल में बांध लिया हो तो मैं कह नहीं सकती। मैंने उसी वक्त बुर्का उठाया और अमजद साहब के घर पहुंच गई। अमजद साहब की खुशकिस्मती के वो घर पर नहीं थे, उनकी बीवी घर पर थी। मैंने रो रो कर उनसे अपना हाल बताया। उन्होंने जो कुछ बताया उससे तो मेरी आंखें ही खुल गई। उनके कहने के मुताबिक मेरी अम्मी ने खुद ये पेशकश की थी। उसने आगे कहा, मास्टर साहब कितने शौकीन मिजाज हैं, ये तो तुम्हें मालूम ही है। वो एक दिन कह रहे थे, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी भी बैठी थी, उन्होंने मेरा ख्याल भी नहीं किया। समझाने की बजाय मास्टर साहब से वादा किया कि वो उनके लिए लड़की ढूंढेगी। मैं उस वक्त यही समझी थी कि तुम्हारी माँ मजाक कर रही है, लेकिन वो संजीदा थी, और वो भी अपनी बेटी के लिए। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, अमजद साहब की बीवी ने कहा, और मैं बेख्तियार रोने लगी। मैंने दूसरे दिन दफ्तर जाकर ये सारी बातें सीमा को बताई। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों मिलकर अमजद साहब से बात करेंगे। ये एक अलग कहानी है कि हमने उन्हें कैसे डरा धमका कर शादी से इनकार करने के लिए कहा, और अमजद साहब ने मेरे कहने पर अम्मी से बात की और शादी से इनकार कर दिया। मुझे एक बार फिर अम्मी की गालियां और फटकार सुनने को मिली। वो समझ गई थी कि मैंने कोई चक्कर चलाया है, इसीलिए अमजद साहब ने अपना इरादा बदला है। घर के माहौल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अगर तब्दीली आई थी तो ये कि मकसूद ने सब लड़कों का सफारा कर दिया था। अब पूरे घर पर उसी की हुकूमत थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ खुद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। उससे बात करती तो आंखों में ऐसी चमक आ जाती जैसे अचानक उनकी उम्र 16 साल की हो गई है। शीबा तो उसकी गुलाम बनी हुई थी। जब मकसूद और शीबा कमरे में होते तो अम्मी के सिवा किसी को कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। मैं उस पिंजरे से जल्द उड़ना चाहती थी, लेकिन उड़ाने वाले नवाब साहब और अमजद साहब की तरह के आ रहे थे। घर बदनाम हो गया था, लिहाजा इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे में सलीम का मेरे लिए बहुत सहारा था। शायद यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ झुकती चली गई। अब मैं सलीम से दफ्तर के बाहर भी मिलने लगी थी। हम अक्सर दफ्तर के बाद किसी होटल में चाय पीने चले जाते। इस दौरान मैं सलीम और उसके घर वालों के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, उसकी एक बहन की शादी हो चुकी थी, 5 बहन भाई और थे जो अभी छोटे थे।
हो सकता है दूसरी माँ से हो। उसकी कहानी मुझसे कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। वो खुशकिस्मत था कि उसे दुख देने वाली उसकी सगी माँ नहीं थी। अब वो मेरी जरूरत और मोहब्बत दोनों था। उससे मुझे वैसे ही मोहब्बत थी जैसे किसी किसान को अपनी पहली फसल से हो सकती है। औरत की जिंदगी में पहली मोहब्बत की बेहद अहमियत होती है, और वो मेरी पहली मोहब्बत था। मेरे जैसी जज्बाती लड़की के लिए ये मोहब्बत किसी ठहरे हुए तूफान से कम नहीं थी जो किसी वक्त भी बफर सकती थी। वो तो बहुत सुलझा हुआ और गैर जज्बाती सा लड़का था, जबकि मैं जज्बाती और जल्दबाज थी। मैं चाहती थी कि हमारी मोहब्बत ऐसी यादगार हो कि दिलों पर नक्श बन जाए। एक दिन मैं उसे लेकर अम्मी से मिलवाने अपने घर आ गई। किसी लड़के का मेरे घर आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ आया था इसलिए सबके मुंह बन गए। बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को उसके पास लाकर बिठाया। वो ऐसी बेरुखी से पेश आई कि मेरा दिल कटकर रह गया। उसी दिन जिद में आकर मैंने फैसला कर लिया था कि अगर घर से भागकर भी शादी करनी पड़ी तो सलीम से शादी करूंगी। मैंने अम्मी की बेरुखी की उससे माफी मांगी, लेकिन उसने महसूस भी नहीं किया था। उसका ख्याल था कि वो पहली मर्तबा आया है, इसलिए अम्मी उससे ऐसे पेश आ रही है। उसे क्या मालूम था कि यहाँ पहली मर्तबा आने वालों की आओ भगत और भी ज्यादा होती है, ताकि उन्हें आइंदा आने की हिम्मत हो सके। उसे ये भी मालूम नहीं था कि मेरे मामले में अम्मी का मेयार दूसरा है। अगर वो मेरी किसी और बहन के पास आया होता तो बात कुछ और होती। उसकी राह में पलकें बिछाई जाती, बाजू फैलाए जाते। मैं नहीं चाहती थी कि वो बार बार मेरे घर आए, लेकिन अब वो हर छुट्टी के दिन आने लगा। अम्मी और बहनों के लिए उसका वजूद बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं एक पल के लिए उसके सामने से नहीं हटती थी कि कहीं ऐसी वैसी कोई बात ना हो जाए। मकसूद और मेरी बहन शीबा का रोमांस अपने उरूज पर पहुंचकर अब खत्म होने की तरफ था। मकसूद की कहीं मंगनी हो गई थी। उसने अभी आना जाना नहीं छोड़ा था, लेकिन शीबा उसकी तरफ से मायूस होने लगी थी, इसलिए घर के माहौल में खिंचाव आ गया था। ऐसे माहौल में मुझे ये गवारा नहीं था कि सलीम यहाँ आता रहे, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी। वो जब आता था मुझे डर लगा रहता था कि कहीं उसकी कोई बेइज्जती ना कर दे। मैंने अपने मसले के हल के लिए सीमा से कहा। सीमा ने कहा कि सलीम के घर वालों को तुम्हारी अम्मी से शादी की बात करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सलीम से बात करूंगी। सीमा ने सलीम से बात जरूर की थी, इसलिए कि दूसरे ही दिन सलीम ने मुझसे कहा कि मैं अपनी अम्मी से बात करके उसे बताऊं कि वो अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर कब आए। ये मुश्किल भी सीमा ने हल कर दी। उसने मेरी तरफ से अम्मी से बात की और सलीम का ख्याल जाहिर किया। मेरी माँ ने कहा मुझे तो पहले ही मालूम था, दोनों के बीच बहुत दिन से चक्कर चल रहा था। अब सब कुछ करके मेरी इजाजत की क्या जरूरत है। सीमा ने कहा, खालाजान ऐसी कोई बात नहीं है। सलीम उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। आपकी इजाजत के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है। सलीम के घर वाले आना चाहते हैं। मेरी माँ ने कहा, उन्हें जब आना है आ जाएं। छुट्टी वाले दिन सलीम अपनी सौतेली माँ और अपने बाप के साथ हमारे घर आया। अम्मी ने उनसे ऐसी कड़ी पूछगछ की कि बड़े मियाँ के होश ठिकाने आ गए होंगे। अम्मी के इस सख्त इंटरव्यू के बावजूद सलीम के घरवालों ने मुझे पसंद कर लिया था। सलीम मुझसे मिला तो बहुत खुश था। अब बस एक मरहला था कि उसके घरवाले बाकायदा रिश्ता लेकर हमारे घर आते। सलीम की बेकरारी से तो यही जाहिर होता था कि ये मराला बहुत जल्द तय हो जाएगा, लेकिन न जाने क्या बात थी कि देर हो रही थी। मुझे ये भी लग रहा था कि सलीम मुझसे कतराने लगा है। बेहया बनकर मैं ही पूछती थी कि उसके घर वाले रिश्ता लेकर कब आ रहे हैं। सलीम के पास कोई जवाब नहीं था। साफ जाहिर हो रहा था कि वो अलग अलग बहानों से मुझे तसल्ली दे रहा है। एक दिन सारे बहाने दम तोड़ गए और वो मजबूर हो गया कि असल बात बता दे। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैंने बहुत चाहा लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे बहनोई की एक बहन है, वो कहते हैं मैं उससे शादी कर लूँ। मैंने पूछा, और तुम उस पर तैयार हो गए। सलीम ने कहा, मुझे अपने कत्ल के परवाने पर दस्तखत करना ही पड़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैंने उनकी बहन से शादी नहीं की तो वो मेरी बहन को तलाक दे देंगे। मैंने रोते हुए कहा, मैं कुछ और तो नहीं कहती सलीम, इतना जरूर कहती हूँ कि अगर तुमने कहीं और शादी की तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगी। ना तुम बचोगे ना तुम्हारी बीवी। उसने कहा, गुस्सा उतर जाए तो मेरी मजबूरी पर गौर करना, और चला गया। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा खेल हार गई हूँ। कुछ गुस्सा कुछ सदमा, मेरी ऐसी हालत बिगड़ी कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया।
मैं बेहोश हो गई थी। मुझे दफ्तर के लोगों ने घर पहुंचाया। अब दफ्तर में मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। दफ्तर जाती तो साथियों के तंज का निशाना अलग बनती। मैंने नौकरी छोड़ दी। ये दिन मेरे लिए बड़े जानलेवा थे। एक तो मेरी जान पर बन रही थी, ऊपर से अम्मी की कड़वी बातों ने मेरा जिगर छलनी कर दिया था। उन्हें मेरे दुख से गरज नहीं थी, उन्हें गम था तो ये कि मैंने नौकरी छोड़ दी। अब उस तनख्वाह का क्या होगा जो मैं उनके हाथ पर रखती थी। 6 महीने गुजर गए थे। दफ्तर की कोई खैर खबर नहीं थी। सीमा भी ऐसी बेवफा निकली थी कि भूले से भी मुझे पूछने नहीं आई थी। सलीम की बेवफाई दिल का दाग बनी हुई थी। कभी उस पर गुस्सा आने लगता था, कभी उसकी मजबूरियों को याद करके सब्र कर लिया करती थी। घर में मेरी हालत ऐसी थी जैसे गरीब बेवा की होती है। नौकरी छोड़ने की सजा ये मिली थी कि पूरे घर का काम करना पड़ता था, जब जाकर कहीं 2 वक्त की रोटी मिलती थी। ऐसे में फिर एक रिश्ता मेरे लिए आ गया। मैंने भी ये सोचकर हाँ कर दी कि जहाँ जाऊंगी इस जहन्नम से तो अच्छी रहूंगी। वो अगर सलीम की मजबूरी थी तो ये मेरी मजबूरी थी। हालांकि मैंने सोच लिया था कि जब सलीम नहीं मिला तो किसी से भी शादी नहीं करूंगी। शादी की तैयारियां हो रही थी, तारीख भी तय हो गई थी कि एक दिन सीमा आ गई। वो सलीम की शादी का कार्ड लेकर आई थी। सलीम की शादी हो रही थी। मुझे अपना कहा हुआ जुमला याद आ गया कि अगर तुमने कहीं और शादी की तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगी, ना तुम बचोगे ना तुम्हारी बीवी। कोई और मौका होता तो मैं उस जुमले को बार बार दोहराती, लेकिन ये मौका ऐसी बातों का नहीं था। अब मैं खुद पराई हो रही थी। बस इतना कर सकी कि सीमा के गले लगकर खूब रोई। सलीम की तो शादी हो गई, लेकिन मेरा भविष्य जल गया। लड़के वालों की तरफ से इनकार हो गया। काशिफ को मौका मिल गया था। अपनी बहन के किए की सजा मुझे मिली। काशिफ ने अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह लिया कि सलीम और मेरी मोहब्बत की कहानी नमक मिर्च लगाकर मेरी ससुराल तक पहुंचा दी। उसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं हमेशा उसकी तरफदारी करती थी। सच है, मोहब्बत की तरह नफरत भी अंधी होती है। मैं अपने नसीब पर सब्र किए बैठी थी कि ठीक 1 महीने बाद सीमा फिर आई। इस मर्तबा वो ये मनहूस खबर लाई थी कि सलीम के कमरे में अचानक आग भड़क उठी। सलीम भी जल गया और उसकी नौबिहाता बीवी भी नहीं बच सकी। मुझे एक मर्तबा फिर अपना कहा वो जुमला याद आ गया। मैंने अपना मुंह पीट लिया। ऐसी बात मैंने जबान से निकाली ही क्यों थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो कबूलियत की घड़ी थी। मैं आज भी अपने आप को सलीम की मुजरिम समझती हूँ। मेरी सब बहनों की शादियां हो चुकी है। जिन्होंने सैकड़ों के दिल दुखाए वो अपने अपने घरों में खुश हैं। मैंने अब तक शादी नहीं की। मुजरिमों की कहीं शादियां हुआ करती है।